जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ पैक्ट 1916 के बारे में। इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस हम करने वाले हैं। पहला हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से शुरू हुआ। इसके इसके शुरू होने में आखिर मुस्लिम लीग और आईएनसी का कोलैबोरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन थे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये लखनऊ पैक्ट 1916 आखिर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे वाई शुड वी रीड, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड। तो उसके लिए हमें जाना होगा बैकग्राउंड में। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो उस वक्त कांग्रेस में दो तबके के लोग थे, एक वो जो उदारवादी विचारधारा के थे और एक वो जो अतिवादी विचारधारा के थे। कांग्रेस के अंदर उदारवादियों का दबदबा था। तो हुआ ये कि 1905 में बंगाली विभाजन के कारण उदारवादी जो विचारधारा का जो तबका था वो चाहता था कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक रहे, जबकि अतिवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि इस आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जाए। तो ये उसके बाद फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए और 1907 में सूरत स्प्लिट यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, उसके बाद से मूवमेंट चला, गदर मूवमेंट हुआ, फिर गदर पार्टी बनी। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाने लगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि बर्मा से बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस लौटा है। उसके बाद जैसा भारत वो छोड़कर गए थे वो अब भारत वैसा रह नहीं गया था। उसके बाद फिर उन्होंने होम रूल लीग वगैरह बनाने की शुरुआत की और उन्होंने बहुत ट्राई किया कि उन्हें कांग्रेस के अंदर ले लिया जाए। अब हम देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। तो रीज़न देखते हैं, ओल्ड कंट्रोवर्सी मीनिंगलेस। इसका मतलब ये है कि जो 1905 वाले जो विभाजन वाले जो कंट्रोवर्सीज थे जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट कांग्रेस विभाजन हुआ, वो सब अब बिल्कुल भी अर्थहीन यानी कि मीनिंगलेस हो चुके थे। दूसरा, अतिवादी और उदारवादी दोनों तबके के लोगों को अब ये रियलाइज़ हो चुका था कि अगर हमें राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एकता की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो रीज़न है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग, और उस वक्त इन दोनों के सपोर्टर्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस के अंदर ले लिया। और अब ऐसा क्या कारण था कि पहले इन्हें नहीं लिया गया और अब ले लिया गया। इसके पीछे जो चौथा रीज़न है वो ये है कि डेथ ऑफ टू लीजेंड्स, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट से बिल्कुल भी खार खाए हुए रहते थे। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर कोलैबोरेशन मुस्लिम लीग का और आईएनसी का कैसे हुआ, वाई। तो जैसा कि हम सभी को पता है 1912-13 ईस्वी के आसपास में बाल्कन युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो जिसमें ब्रिटेन ने कहा था कि हम टर्की का को सहयोग देंगे इस युद्ध में। ठीक है, तो ब्रिटेन ने इस बात से डिनाई कर लिया। अब मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों के ऊपर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो टर्की के जो शासक थे वो अपने आप को खलीफा बताते थे, बेसिकली मुस्लिमों का प्रधान। ठीक है, तो उसके वजह से मुस्लिम लीग के लोग या फिर मुस्लिम ब्रिटेन से नाराज़ थे। दूसरी तरफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जैसा कि हम सभी को पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके बाद फिर उसे बाद में रद्द कर दिया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में कुछ मुस्लिमों को फ़ायदा मिला था जो कि कैंसिल कर देने की वजह से वो फ़ायदा मीनिंगलेस हो चुका था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग गुस्से में थी। तीसरा जो कारण है, ब्रिटिशर्स डिनाई ऑन गिविंग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो जिस टाइम पे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए, उनमें कहा गया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके लिए जो खर्च आएगा वो ब्रिटेन सरकार देगी। उसके बाद फिर ब्रिटेन ने इस बात से इनकार कर दिया। तो ये तीन ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने ब्रिटेन का विरोध किया और वो चाहते थे कि किसी तरह से ब्रिटेन को भारत से हटाना है। चौथा जो था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन फ्यू मुस्लिम लीडर्स डिटेन्ड। इसका मतलब ये है कि जब
प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त बहुत सारे लोग लेख लिख रहे थे, न्यूज़पेपर लेख, उपन्यास, मैगजीन्स वगैरह बहुत सारे ऐसे पेपर्स छप रहे थे जो कि ब्रिटेन के काले करतूतों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम लीग के लीडर्स को नज़रबंद कर दिया गया, जिसके वजह से वो चाहते थे कि अगर अंग्रेज़ यहाँ ना होते या फिर हमारे पास हमारी उत्तरदायी सरकार होती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये 4 ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से आईएनसी और मुस्लिम लीग का कोलैबोरेशन हुआ। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट 1916 क्या है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कांग्रेस लीग मुस्लिम लीग ने अग्रीड किया कांग्रेस के रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के ऊपर। तो अब जिन्हें नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का क्या मतलब है, बेसिकली उत्तरदायी सरकार, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कांग्रेस ने अग्रीड किया सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। अब ये क्या है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है पृथक निर्वाचन पद्धति। अब जैसे कि एक विशेष समुदाय के लोग ही, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हिंदू नेता सिर्फ हिंदू लोग ही चुन सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या थी, थर्ड पॉइंट है इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो चाहते थे कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में टोटल भारतीय सदस्यों की संख्या का एक लिमिटेड भाग मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बॉम्बे में 33%, यूपी में 30%, बिहार में 25% और एमपी और मद्रास में 15% उन लोगों की निर्वाचित संख्या का एक लिमिटेड जो परसेंटेज होता है वो उनके लिए रिजर्व कर दी गई। अब चौथे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 1/9 पार्ट शुड बी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स बाय कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी उनका यही मत था कि 1/9 भाग मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया जाए बाई कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। इसका मतलब, कहने का मतलब है सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि मुस्लिम लोग, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम लीडर है तो उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को है। अभी क्या है कि अभी हिंदू मुस्लिम दोनों ही मिलकर के किसी हिंदू नेता या फिर किसी मुस्लिम नेता को इंडिविजुअली चुन सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी। इसी को कहते हैं हम लोग कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। अब पांचवा हम देखेंगे एनी प्रोपोजल वुड पास इफ इट वुड अगेंस्ट ऑन एनी रिलीजन एंड थर्ड बाई फोर्थ मेंबर अगेंस्ट। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रस्ताव पास किया जाता है और वो अगर किसी रिलीजन के अगेंस्ट होता है और 3/4 मेंबर इसके विरोध में वोट देते हैं, वो ठीक है, तो वो बिल पास नहीं होगा या फिर वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। वाई शुड वी रीड, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, ठीक है। जैसा कि बाकी सारे वीडियोज़ में होता है कि वो पहले इंपॉर्टेंस बताते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन बताते हैं, लेकिन ये हमारा चैनल है तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या हुआ, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर रिजल्ट आने शुरू हुए। उससे पहले कि हमने ये जो लखनऊ पैक्ट समझा उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा था उसके बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने बेसिकली एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की ज़रूरत है अपने भारत देश के लिए, ठीक है। दूसरी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सीट्स शुड बी इंक्रीज, क्योंकि जितने भी प्रोविंशियल इलेक्शन जो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर हैं वहाँ पर भारतीय लोगों की संख्या और उनके लिए सीटों की जो संख्या है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तीसरा, इन एग्जीक्यूटिव ऑफ वॉइसराय 50% मेंबर शुड बी इंडियन। इसमें वॉइसराय के जो भी कार्यकारिणी सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या एटलीस्ट 50%, जो भी संख्या उनकी होगी उनमें से एटलीस्ट 50% लोग इंडियंस होने चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल टेन्योर शुड बी 5 years, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी
जो प्रांतीय असेंबली होती है उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 सालों का होना चाहिए। ये बेसिकली लखनऊ पैक्ट का कंक्लूजन या फिर नेचर कुछ ये बोल सकते हैं। और जो पांचवा पॉइंट है वो है सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया शुड बी फंडेड बाय ब्रिटिश फंड। तो होता क्या था कि जो भी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बिठाया जाता था उसका जो पेमेंट होता, उसकी जो सैलरी डिडक्ट होती थी, वो बेसिकली इंडिया के जो संसाधन होते थे उन सभी का दोहन करके वो जो फंड आता था उसी फंड से उस सेक्रेटरी को सैलरी दी जाती थी। तो यहाँ पर ये सवाल उठाया गया कि जो सेक्रेटरी की जो सैलरी होगी वो ब्रिटिश सरकार अपने फंड से उसे पे करेगी, ना कि इंडिया के फंड से। ठीक है, तब हम बढ़ेंगे इम्पोर्टेंस की तरफ। तो इम्पोर्टेंस ये है कि इन सारी लखनऊ पैक्ट और इन सारी चीज़ों के अलावा अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। ठीक है, वो अनाउंसमेंट था बेसिकली कि उन्होंने जो मांगे रखी थी उनमें से कुछ मांगों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1970 में उस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच कोलैबोरेशन हुआ, उनके बीच एक अच्छी साझेदारी बनी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही वो एक ऐसा समझौता था जिसमें दुश्मनी या फिर द्विराष्ट्र का बीज बोया गया। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि अगर ये लखनऊ पैक्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली वाली बात या फिर कम्युनल इलेक्शन सिस्टम की बात अगर नहीं की गई होती तो आज भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं ना होकर के आज सिर्फ भारत होता। और इसी के लिए इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बेसिकली स्टेप्स टू इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे इस तरह से स्टेप्स टू इंडिपेंडेंस करके बहुत सारे पोस्टर वगैरह वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के ऐलान किए जाने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि चलो इससे क्या होगा कि बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में पूरी एकता के साथ ब्रिटेन सरकार से उत्तरदायी सरकार अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे ये लोग। दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम लोगों में एकता दिखी गई, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि ना तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे और आईएनसी के जो नेता थे उन दोनों ने तो आपस में एकता कायम कर ली, लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी उन लोगों में एकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि उन नेताओं ने नहीं किया, बखूबी नहीं निभाया। अगर उसको अच्छे से निभाया जाता तो हो सकता है आज भारत और पाकिस्तान अलग देश ना हो करके एक संपूर्ण भारत हुआ करता। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस।